बावजूद अतुल की माँ बच्चे की गार्डियनशिप के लिए जरूर अप्लाई कर सकती है। अब इस पॉइंट पे ना आप में से कई लोग ड्रॉप ऑफ हो जाओगे। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है क्राइम के ड्रामा में। जो एक्चुअल अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसमें बहुत कम लोग का इंटरेस्ट होता है। आप कोलकाता वीडियो के रिटेंशन ग्राफ से देख सकते हो कि लोग वीडियो देखना बंद कर देते हैं जब क्राइम का डिस्कशन खत्म होता है और प्रॉब्लम की जड़ के बारे में बातें स्टार्ट होती है। अगर आप एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो अगला पार्ट आपके लिए। क्यों हमारे देश में हमें ऐसे केसेस क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि अतुल सुभाष का केस कोई अकेला केस नहीं है, और जब भी आप इन केसेस के बारे में पढ़ोगे आपको एक शब्द उधर मिलेगा, सेक्शन 498A। 2014 में 38 साल के अख्तर मखदूम ने करी थी बेंगलुरु में। अपने नोट में उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने उनको टॉर्चर किया, उनकी बीवी घर छोड़कर चली गई उनके 5 साल के बेटे के साथ, और उनके परिवार के खिलाफ उन्होंने सेक्शन 498A लगाया। उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया और एलिमनी में 10 लाख रुपए भी मांगे। एलिमनी बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस को देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन पैसा कमा रहा है घर में। अगर कोई भी गिल्टी साबित होता है इस सेक्शन के तहत तो उनको 3 साल की जेल टर्म हो सकती है और एक फाइन भी भरना होता है। सेक्शन 498A स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, और इन दोनों चीजों की वजह से ये लॉ बहुत पावरफुल है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, और नॉन बेलेबल का मतलब है कि आपको ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलेगी, आपको जज के पास जाना पड़ेगा। अगर जज अग्री करेगा या करेगी तो ही आपको बेल मिलेगी। When the law was enacted, it was done with a very specific purpose, and the purpose was because there were a lot of these dowry deaths that were happening. There were a lot of these demands which were made by the in-laws, and as a result of which the woman was tortured or she was thrown out of the house. तो सेक्शन 498A इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। साल है 1979। शशि बला की उम्र बस 20 साल की थी जब उनकी शादी हुई सुभाष चंद्रा से, जो बाटा के एक मैनेजर थे। 10 महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एक 6 महीने के बच्चे के साथ। फिर क्या होता है? उनकी डेड बॉडी मिलती है। हस्बैंड का परिवार बोलता है कि जिस केरोसिन के चूल्हे पर वो खाना पका रही थी वो जल गया। इसी साल दिल्ली के मॉडल टाउन में एक और इंसिडेंट होता है। 24 साल की तरविंदर कौर टीवी देख रही है अपने घर में। कुछ ही समय बाद उनके 28 साल के हस्बैंड को उनकी चीखें सुनाई देती है। पता चलता है उनकी बीवी को जला दिया गया है। उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, पर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। पता चलता है कि उनकी सास और पति के दूसरे रिश्तेदारों ने उनको जला दिया था। पर पुलिस केस में क्या रजिस्टर किया जाता है? केस ऑफ सुसाइड। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ही कई विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट प्रदर्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि देश में दहेज की वजह से मर्डर्स हो रहे हैं, पर अक्यूज के साथ कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा कानून है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे शशि बला के केस में उनके पति ने स्कूटर की मांग करी थी दहेज में, पर उन्होंने ये मांग शादी के बाद करी, और लॉ के हिसाब से अगर कोई मांग शादी के बाद करी जा रही है तो उसको दहेज नहीं माना जाएगा, और इसीलिए उनके पति को दहेज के कानून में अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता था। इसीलिए शशि बला की माँ ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गई ताकि उनको न्याय मिले अपनी बेटी के लिए। पर कोर्ट कहता है कि हमारे हाथ तो बंधे हुए, लॉ ही इतना कमजोर है, हम क्या करें? और इसीलिए कई विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उतर गई और उन्होंने सख्त कानून की मांग करी। उनके प्रदर्शन और मेहनत की वजह से ही 1983 में सरकार ने कहा ठीक है, हम कानून को और सख्त बनाएंगे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 498A, जिसके तहत अगर किसी मैरिड महिला पर उनका हस्बैंड या हस्बैंड के रिश्तेदार क्रूअल्टी करते हैं दहेज को लेकर, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इससे उनको कैद और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या है इस लॉ में? एग्जीक्यूशन की। कि जो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए हैं उनका बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल होता है। ये कोई 2 साल पहले 3 साल पहले की बात नहीं है, ये दुरुपयोग लगभग 2 दशक से चल रहा है। और ये बस दीपिका नहीं बोल रही, 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी। 2005 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि 498A का दुरुपयोग एक वेपन की तरह हो रहा है। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ शील्ड एंड नॉट अ वेपन। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी वो 2005 में कही थी, 20 साल पहले। 20 साल हो गए पर आज भी कुछ नहीं बदला। हाल ही में तेलंगाना में एक महिला ने अपने हस्बैंड और उनके परिवार के खिलाफ सेक्शन 498A लगाया।
अब महिला की कंप्लेंट में कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसे केसेस में बस फैमिली मेंबर्स का नाम डालने से कुछ नहीं होगा, हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ बनाया गया था मैरिड महिलाओं को बचाने के लिए, पर कई महिलाएं इस लॉ को मिसयूज कर रही है। Apart from the husband and the mother-in-law, father-in-law, they would write 7, 10 or 6 other names. And during investigation, invariably it has been found that their names have been unnecessarily dragged into the matter, whereas they were not involved in the matter. सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये लॉ लाया गया था जेन्युइन केसेस के लिए, पर अगर महिलाएं इस लॉ को मिसयूज करेंगी तो सोसाइटी में क्या होगा। इनफैक्ट 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के हिसाब से सेक्शन 498A के 85% केसेस में पुलिस चार्जशीट तो फाइल करती है, पर बस 15% केसेस में ही कोई कन्विक्शन मिलती है, जो सारी क्राइम कैटेगरीज में वन ऑफ द लोएस्ट कन्विक्शन रेट्स है। मुद्दा यह है कि ऑन एवरेज हमारा समाज महिलाओं के खिलाफ है और कोर्ट, सरकार और पुलिस के फेलियर को छुपाने के लिए हमने लॉज बना दिए जो मर्दों के खिलाफ है। अंग्रेजों के टाइम दिल्ली में कोबरा स्नेक्स की प्रॉब्लम थी। अंग्रेजों ने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम पैसा दें हर मरे हुए सांप के लिए। इनिशियली ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गई और दिल्ली में सांप कम होने लगे, पर थोड़े टाइम बाद अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि ये पैसा क्लेम करने के लिए अब भीड़ जमा हो गई है उनके ऑफिस के बाहर, क्योंकि कुछ लोगों ने सांपों को पालना स्टार्ट कर दिया है पैसे कमाने के लिए। और यही गलती हमारी सरकार ने डाउरी के मुद्दे के साथ भी करी। ऑन एवरेज मैं वापस बोलता हूँ, हमारा समाज महिलाओं के खिलाफ है। 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से करीब आधे मर्द और महिलाएं ये मानती हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को मार सकता है। 90% देशवासी मानते हैं कि एक बीवी को अपने हस्बैंड की बात माननी ही चाहिए। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोले कि हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा। नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में तो। आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। 80% महिलाओं को आज भी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती है, पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने बायस लॉज बना दिए। ये है सुमेध भोसकर सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से। अतुल के केस के बारे में बात करते हुए वो हमें बताते हैं कि अगर एक वाइफ पर अत्याचार होते हैं तो वो एक क्रूअल्टी का केस फाइल कर सकती है अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ, जो एक क्रिमिनल केस हुआ। पर अगर ऐसा ही एक हस्बैंड करने की कोशिश करता है तो वो केस एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि एक सिविल केस हो जाता है और मैरिटल डिस्प्यूट में बात चली जाती है। You can file divorce on grounds of cruelty in the Marriage Act, but that is not equivalent of saying, look, my wife is sexually abusing me, she's beating me, she's financially harassing me, or my mother or my sister or my father. तो एक तरफ सिविल केस और दूसरी तरफ क्रिमिनल केस। What happens in a criminal case? The guy will have to go for bail. He's impacted by that criminal case. He's on the record books and saying NCRB, okay, there's one more husband accused of domestic violence or even or cruelty. What is happening on the girl's side? As a husband, you can't file anything. So there's no criminal case against her. So the records are skewed. मुद्दा यह है कि जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। दो जड़ें हैं। पहली जड़ है जेंडर एटीट्यूड्स, चाहे वो लड़कों के खिलाफ हो या फिर लड़कियों के। सोल्यूशन के लिए हमें दोनों ही लड़के लड़कियों को बताना चाहिए कि लड़कियां इंडिपेंडेंट और उतनी ही केपेबल है जैसे लड़के हैं। ऐसा काम ब्रेक थ्रू फाउंडेशन कर रही है अपनी तारू की टोली के काम से। और हमें लड़कों को सिखाना होगा मेंटल हेल्थ के बारे में और उनकी इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। करीब आधे लड़के तो अपने मुद्दों के बारे में किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया ही नहीं गया। दूसरा मुद्दा है लीगल सिस्टम का, जब प्रोसेस ही पनिशमेंट है, जो हमने अतुल के केस में देखी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ आंध्र प्रदेश का। एक इमिग्रेंट वर्कर कुवैत से आंध्र प्रदेश आए एक 60 साल के आदमी को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने उनकी लड़की को असॉल्ट किया था, पर जब पुलिस के पास कंप्लेंट गई तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये कहाँ का लीगल सिस्टम है? यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर लाख लोग के लिए 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। हमारे देश में ये नंबर 150 है। लॉ कमीशन के हिसाब से हर 10 लाख लोग के लिए 50 जजेस होने चाहिए। हमारे देश में नंबर 21 है। और हमारे देश की हालत तो देखो, एक तरफ देश में बेरोजगारी है और जजेस नहीं हमारे कोर्ट में, और दूसरी तरफ सेम हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज है। इससे होता क्या है? अतुल जैसे लोगों को लीव लेनी पड़ती है अपनी कंपनी से और फिर बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ता है, जहां उनको पता चलता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग कैंसिल हो गई। पर हमारी सरकार इसको एड्रेस करने की बजाय बायस लॉज बना रही है। पर ऐसी चीजों से हमारा समाज और एक्सट्रीम हो जाता है। लड़के एंड्रू टेट की तरफ भागते हैं और ये मानने लग जाते हैं कि सारी लड़कियां बेकार हैं। Female
are barely sentient. और लड़कियां भी यही मानने लग जाती। ऐसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई व्यूज अतुल के भी बहुत एक्सट्रीम है। वो अपने नोट में लिखते कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट खराब हो गई है और मर्दों को इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक टाइम पर वो लिखते हैं कि इंडिया बेबी किलर्स का देश बन गया है, जहां कई गैर जिम्मेदार महिलाएं अपने बच्चे अबॉर्ट कर रही हैं। अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से वो सारी महिलाओं को स्टीरियोटाइप कर देते हैं, पर ये गलती हमारे समाज को नहीं करनी चाहिए। और इसी चीज के लिए हमें वो रूट प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जिसकी वजह से अतुल और दूसरे मर्दों ने अपनी जिंदगी में दर्द सहा है।